हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम बहुत ही नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है ये, और इस टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो हमें पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, और हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम में बेसिकली आता क्या क्या है और क्या ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, और ब्रेन से रिलेटेड यानी इससे ढेर सारे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, पुट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो हम इसमें पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। पहले मैं आपको तंत्रिका तंत्र का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। फिर जैसे हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी है किससे, सेल से, वैसे ही हमारा ब्रेन किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूरॉन से। जिसे हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। तो हमारा ब्रेन न्यूरॉन से, या जिसे हम कहें नर्व सेल से मिलकर बना होता है। नर्व सेल जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। देखकर घबराइएगा नहीं कि ये क्या है, बहुत इजी वे में हम इसे अभी बनाकर देखेंगे। साथ ही साथ आज हम ब्रेन का डायग्राम भी ड्रॉ करके देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहले तो कुछ चीजों को समझिएगा। तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किसने करके रखा है, ब्रेन ने करके रखा है ना। और इसको बनाया कौन सी सेल ने है, तो उसको न्यूरॉन ने यानी कि नर्व सेल ने बनाया, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। हमारे बॉडी में जो छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी गर्म चीज पे आपने अचानक से हाथ रखा, आपका गलती से हाथ रखा है, तो अचानक से उसका पीछे हटना, अचानक से उसका पीछे हटना, ये किसके कारण होता है, ब्रेन के कारण होता है। और ये हमें संकेत कौन देता है, ये हमें बताता कौन है, तो न्यूरॉन की वजह से। न्यूरॉन में इसका संकेत जाता है कि अरे ये गर्म चीज है, फिर जल्दी से हम अपना हाथ झटके से सोचने के पहले ही पीछे कर लेते हैं। तो बस यही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। कोई अपनी उंगली आपके आंखों के सामने लेकर आए, तो क्या वो आंखों में डाल देगा हमारा हाथ या फिंगर, तो हम देखते रहेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। जैसे किसी का हाथ हमारे आंखों के सामने आता है, तो हम तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। गाड़ी चलाते समय कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंखों में एकदम से कोई छोटा सा कंकड़ या छोटा सा पत्थर लग जाता है, फिर हम डिसबैलेंस हो सकते हैं, बट वो हम अपने आप को संभाल लेते हैं। पर उसमें भी हमारी आंखों का अचानक से बंद होना, वो भी क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। एक जगह पर आप बैठे हो और अचानक से कोई मच्छर या मक्खी आपके आंखों के पास भी भिनभिनाती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारी आंख को हार्म कर सकती है। और अगर वो घुसने की भी कोशिश करेगी, तो हम अपनी आंखों को अचानक से बंद कर लेते हैं। यही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत ठंडी चीज हमने खा ली है, बहुत ठंडी चीज हमने खा ली है, हमें पता है कि हमारी कैपेसिटी है ही नहीं। कुछ लोग बहुत ठंडा नहीं खा पाते और कुछ लोग बहुत ठंडा खा लेते हैं, बर्फ ही चबा लेते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो कुछ ऐसे लोग जो बहुत ठंडा खा लेते हैं, बट उनकी कैपेसिटी नहीं है, फिर वो अचानक से अपने मुंह से बाहर निकाल देते हैं। उनको ये रियलाइज होता है कि ये मेरी क्षमता के बिल्कुल बाहर है, तो वो भी क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। इन सब पर जो वर्क मेनली किया जा रहा है, वो किसके थ्रू किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है न्यूरॉन की वजह से, है ना। तो ये आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये डेंड्रॉइड्स क्या काम करते हैं, न्यूक्लियस क्या क्या काम करता है, या फिर इसके अलावा एक्सॉन का क्या काम होता है ना, सोमा जो हमारी सेल बॉडी होती है उसका क्या काम होता है, सब हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र हमारी इंद्रियों के माध्यम से जानकारी लेता है। पहला पॉइंट तो यही हुआ। किनके माध्यम से जानकारियां लेता है, तो हमारी सेंसेस के माध्यम से, यानी इंद्रियों के माध्यम से जानकारियों को लेंगे, और जानकारी को संसाधित करता है और प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है। जैसे कि आपकी मांसपेशियों को हिलाना या आपको दर्द महसूस कराना। मैंने जो आपको अभी एग्जाम्पल दिया, बेसिकली वही क्या कहलाता है, मतलब हमारी ज्ञान इंद्रियां जिसके लिए क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। जैसे हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं। एक तो होती है हमारी आईज, आईज वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया। ईयर्स, सुनने की भी अगर मैं बात करूं, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे प्लेस पे चले जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा नॉइज होती है, बहुत ज्यादा साउंड होता है। फिर वही बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम सुनना पसंद होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा लाउड सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कानों के पास बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है और उसको वो बिल्कुल नहीं पसंद, और उसकी कैपेसिटी के वो बाहर है,
तो उसको वो संकेत देना कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे कान के पर्दे फट सकते हैं। तो ये भी फील किसके कारण होता है, तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन्स है, उनके कारण होता है। तो ये उसके बेसिकली कुछ पार्ट है, जैसे कि नोज हो गया, है ना। नोज में भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि अच्छी स्मेल कैसी होती है और बुरी कैसी होती है। तो कुछ कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसी हार्मफुल स्मेल होती है, हम समझ जाते हैं कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हम उससे भी क्या होते हैं, दूर हट जाते हैं। टंग की अगर मैं बात करूं या मैं स्किन की बात करूं, स्किन का तो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिया ही है कि किसी गर्म चीज पे हाथ रखने पर झटके से हमारा हाथ का पीछे हटना, बस यही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये कुछ सेंसरी ऑर्गन्स है जिनके कारण हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन या नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क करता है। क्लियर। तो ये था हमारा तंत्रिका तंत्र, जो क्या करता है, हमारी जो इंद्रियों हैं उनके माध्यम से जानकारी देता है। ये किसे जानकारी देता है, हमारे न्यूरॉन को देता है। फिर न्यूरॉन जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और फिर वो क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया देने के बाद काम फिर हो जाता है। कि अगर हम अचानक से ऐसी किसी जगह पर हो, जैसे हम कई बार बेड के कॉर्नर पर सो रहे होते हैं, फिर जो बेड के कॉर्नर से हम नींद में होते हैं और हमें नींद में, जैसे छोटे बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है, लेकिन हम बड़े हो गए हैं और बेड के कॉर्नर पर ही सो रहे हैं, तो नींद में हमें रियलाइज होता है कि हम गिर सकते हैं। फिर ये चीजें भी कौन करवाता है, तो ये भी हमारा न्यूरॉन के माध्यम से ही कंट्रोल होती है, ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल होती है। न्यूरॉन हमें संकेत देता है, पहले संकेत न्यूरॉन के पास जाता है, फिर न्यूरॉन हमें संकेत देता है कि भाई अगर एक पलटी मारी तो तुम सीधे नीचे गिरोगे। तो है ना, ये धीरे धीरे करके होता है। छोटे बच्चे होते हैं तब तो हम धड़ाक से गिर जाते हैं, लेकिन जब हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हम समझदार होने लगते हैं, हमारे अंदर समझदारी आने लगती है, तो फिर हम ये सारी चीजें रियलाइज करने लगते हैं। तो हम नींद में भी ये सब चीजों को फील कर पाते हैं कि हम नीचे गिरेंगे, धड़ाक से नीचे गिरेंगे अगर एक करवट मारी तो ये कुछ 5 सेंसरी ऑर्गन्स है जिनके कारण हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कुछ ऐसी चीजों की जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। और इन सब का सीधा कनेक्शन किससे होता है, तो वो आपके ब्रेन से होता है। सबसे पहले न्यूरॉन, फिर उसके बाद ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, वहां तक चीजें पहुंचती हैं। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र में ही ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, बट उसको अभी हमें नहीं पढ़ना है। अब मैं न्यूरॉन की ही बात कर रही थी, तो चलिए पहले न्यूरॉन को ही हम बना लेते हैं कि न्यूरॉन बेसिकली दिखता कैसे, वर्क कैसा करता है। पहले कुछ चीजें और जानिएगा। जैसे हमारे बॉडी में अगर मैं सेल की बात करूं, तो सेल में क्या होता है ना, कि हमारे बॉडी में एक सेल से कई सारी सेल का डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, हाँ या ना। लेकिन जो न्यूरॉन्स होते हैं, वहां एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन नहीं बनता है। मतलब ये ना, मतलब जैसे कि एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, तो इससे दूसरा बनेगा, फिर इससे तीसरा बनेगा, फिर इससे चौथा बनेगा, ये कोई क्रिया नहीं होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका डिवीजन नहीं होता है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनका किसी तरह का कोई डिवीजन या कोई विभाजन नहीं होता है। ये विभाजन किस में होता है, तो हमारी बॉडी के सेल्स में होता है, जहां एक कोशिका से ही कई सारी कोशिकाएं बनती है, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से सेल के टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर अब हम बनाने जा रहे हैं न्यूरॉन का डायग्राम। न्यूरॉन जो है वो कैसा दिखता है वो हम देखने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा बहुत भयानक सा नहीं बनाना है, आपको कुछ ये ऐसे लेना है। ओके, हम्म। अब यहां से बाहर वाला जो सेक्शन है, उससे कुछ ऐसे रेशे जैसे निकाल देना, कुछ ऐसे रेशे जैसे निकाल देना, है ना, जो हमें संकेत देने में बेसिकली हेल्प करते हैं। सबसे पहले इन्हीं पर ही संकेत पहुंचता है। फिर नीचे नीचे आइएगा थोड़ा सा, और ये कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, बटा ही दो इसको। अब क्या होता है कि एक न्यूरॉन से ही दूसरा न्यूरॉन जो है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम एक न्यूरॉन से ही क्या करते हैं, दूसरा न्यूरॉन जोड़ देते हैं। ये जो यहाँ से डेंड्रॉइड्स होते हैं, वो इस तरह से निकल के दूसरे वाले से जुड़ जाते हैं। एक चीज और, लेंथ में नहीं होता, ये साइड से भी हो सकते हैं। ये चीज मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं
कि ये लेंथ में ही नहीं होते, साइड से भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि केवल लंबाई में ही ऐसे बढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलो सबसे सेंटर में आ जाओ अब जरा। सबसे सेंटर में यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर पूरी न्यूरॉन के अंदर इस तरह से आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे, डॉट्स भी मिलने वाले हैं, है ना। इसके अंदर क्या मिलेंगे, छोटे छोटे से इस तरह से डॉट्स भी मिलेंगे। चलो नाम देते हैं अब हम, कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारे होते हैं डेंड्रॉइड्स। ओके, ये हमारे डेंड्रॉइड्स होते हैं। अच्छा, जिनसे ये जुड़े होते हैं ना, इसे डेंड्रोल कहा जाता है। बाकी ये जो रेशे जैसे निकल रहे हैं, इन्हें हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। अंदर वाला जो ये सेक्शन है, इसे हम कहते हैं साइटोन। ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है साइटोन। साइटोन के बाद मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो सेक्शन है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। फिर ये क्या है, तो इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस बोले तो जानते ही आप, हिंदी में क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। अब ये वाला जो सेक्शन है, इसे हम कहते हैं एक्सोन। ये क्या होता है, एक्सोन होता है। अक्षतंतु भी इसे कहते हैं, अभी आगे आएगा, ये हिंदी में नाम मिलेंगे। साइनेप्स भी आपको देखने को मिलेगा। साइनेप्स क्या होता है ना, जहां से ये आपस में जुड़ रहे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं, इन्हें हम साइनेप्स कहते हैं। दैट्स इट। ये कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो कि आपके सामने है। ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारी ब्रेन्स में पाए जाते हैं, कई सारी संख्या में होते हैं। क्या एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन बन सकता है, या न्यूरॉन का डिवीजन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन डिवीजन होकर नहीं बन सकता है। जब से हमारा जन्म होता है, तभी से जो न्यूरॉन होता है वो हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में रहता है, यहाँ वाले सेक्शन में। बस हाँ, ये धीरे धीरे करके उम्र के साथ साथ डेवलप होते जाते हैं, इनका विकास होता जाता है। लेकिन कोई हमसे कहे डिवीजन, तो वो नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बेसिकली जानना पड़ेंगे, मतलब जानना चाहिए भी, क्योंकि ये पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं डेंड्रॉइड्स की। डेंड्रॉइड्स हमारे ये वाले सेक्शंस होते हैं। अब क्या होता है, किसी गर्म चीज पे हमारा हाथ लगा, तो हमारा हाथ लगना वो सबसे पहले किसको संकेत देगा, डेंड्रॉइड्स को। फिर डेंड्रॉइड्स कहाँ, अंदर जो चपटा वाला हिस्सा है, फिर ये उसे संकेत देंगे साइटोन को। फिर साइटोन किसको देगा, एक्सोन को। फिर ये दूसरे वाले न्यूरॉन को देगा, है ना। ये साइनेप्स से होता हुआ दूसरे न्यूरॉन को संकेत देगा। फिर ये आपस में किसे संकेत देंगे, डेंड्रॉइड्स को संकेत देंगे। तो ये जो प्रोसेस है, या ये जो क्रिया है, पहले इन तक पहुंचेगी। मतलब वो गर्म हाथ का लगना इन तक पहुंचा, फिर इन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिसके कारण हमें संकेत मिला कि ये हमें नहीं छूना है। हमारे सोचने के पहले, मतलब ये बहुत ही कम समय में होता है। तो वो झटके से हाथ का पीछे हटना सब किसके कारण होता है, न्यूरॉन के कारण होता है। ये कुछ हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो हमें जानकारी देते हैं कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, वो संकेत कहाँ तक पहुंचाना, न्यूरॉन तक, न्यूरॉन के सारे पार्ट्स तक पहुंचना, और अगेन उसका रिएक्शन होना, उसकी प्रतिक्रिया होना, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, या मैं कहूँ यही न्यूरॉन का काम होता है। जो कि पूरा कहाँ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा है, ऑब्वियस सी बात है, आप समझ जाओगे। आप चीजों को रटो ना, तो मैं एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये ऐसे लेंथ में ही नहीं जुड़े होते हैं, है ना। ये ऐसे लेंथ में ही नहीं जुड़े होते हैं, ये साइड से भी निकले हुए से न्यूरॉन्स जो है वो होते हैं। ये साइड से भी ऐसे निकले हुए से होते हैं। तो इसको बिल्कुल ऐसे रटना मत। फिर ये आपके डेंड्रॉइड्स होंगे। डेंड्रॉन तो ये आपस में यहाँ वाला सेक्शन है जिससे ये पॉइंट निकल कर आया है। अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोन होगा। साइटोन ये चपटा वाला अंदर का भाग होता है ना, जो वापस से संकेत डेंड्रॉइड्स तक पहुंचाने का काम करता है। अभी हम आगे सबको सिंगल सिंगल भी जानेंगे। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक की कहानी जानते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज है उनके बारे में जानते हैं। एक बार इसका ओरिजिनल डायग्राम देख लीजिए कि वो कैसे दिखाई देता है। तो बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैंने अभी बनाया बस वही आपके सामने है। ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये डेंड्रॉइड्स है, जो कि मैंने आपको अभी बनाकर बताया। अंदर वाला सेक्शन न्यूक्लियस है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस वो मैंने आपको बताई है। सोमा,
सोमा क्या है, तो ये बीच का जो ये सेक्शन है ना, आप इसे सोमा भी बोल सकते हो या सेल बॉडी भी बोल सकते हो। जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना ना, तो अंदर वाले सेक्शन को लिख भी लेना कि इसे क्या बोलते हैं, सोमा। ये क्या है अंदर वाला स्ट्रक्चर, तो ये है सोमा। या आप इसे सेल बॉडी भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, तो ध्यान रखना कि एक ही बात चल रही है, सोमा या सेल बॉडी बोले तो ये आपका कौन सा सेक्शन होगा, बीच वाला पूरा सेक्शन होगा। ओके, सो नेक्स्ट और क्या क्या होता है, तो एक्सोन, यहां से लेकर पूरा ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्सोन कहलाता है। एक्सोन के भी एक्चुअली कुछ पार्ट होते हैं, ये बस आप देख लीजिए, मतलब इसमें भी कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं, तो बस वो एक बार नाम देख लीजिए। बाकी ये जो बाहर वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, इससे क्या होते हैं, दूसरे न्यूरॉन जुड़े होते हैं। इससे क्या होते हैं, तो दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है, इस वाले सेक्शन से दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर जुड़ जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी जोड़कर बताया। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूरॉन का। चलिए एक एक करके अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। हालांकि मैंने आपको ओरली बताया है, बट एक बार रिटर्न के फॉर्म में भी देख लेते हैं, फिर हम जानेंगे इसका पूरा ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर। डेंड्रॉइड कई अन्य न्यूरॉन से इनपुट प्राप्त करते हैं और उन संकेतों को कोशिका शरीर तक ले जाता है। अभी मैंने आपको बताया ये क्या करते हैं, जो दूसरे न्यूरॉन से उससे इनपुट लेते हैं, मतलब उससे क्या लेते हैं, जानकारी। जैसे मैंने बोला ना, गर्म चीज, हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर लगना, तो इनको किसी ने जानकारी दी, दूसरे न्यूरॉन्स ने जानकारी दी आकर। फिर इन्होंने क्या किया, वो जो संकेत थे वो किस पर पहुंचाए, कोशिका शरीर तक ये ले जाते हैं। तो वो कोशिका शरीर तक पहुंचेंगे तो वो उससे कहाँ आते हैं, हमारे पास आते हैं। बस यही काम किसका होता है, डेंड्रॉइड्स का होता है। साइटोन के बारे में जानते हैं। साइटोन या कोशिका शरीर न्यूरॉन का कारखाना होता है। कोशिका शरीर, देखो या तो साइटोन बोल दो, है ना, या फिर आप कोशिका शरीर बोल दो, ये सब क्या होता है, तो ये न्यूरॉन का कारखाना होता है। यहीं पर सारी चीजों की मरम्मत होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ द न्यूरॉन। किसे बोलते हैं, तो आप सेल बॉडी बोल सकते हो या साइटोन, दोनों ही चीजें आप बोल सकते हो। साइटोन अभी देख लो, कंफ्यूज मत होना, ये वाला सेक्शन आपका सेल बॉडी है, साइटोन है, या आप इसे क्या बोल सकते हो, सोमा। नेक्स्ट आते हैं, ये सभी प्रोटीनों का क्या करता है, उत्पादन करता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो है उसका प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, डेंड्रॉइड्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, और इसमें सिनेप्टिक टर्मिनल होते हैं। इनके लिए राइबोसोम्स होते हैं, जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो क्या है, राइबोसोम्स है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी तंत्र, यहाँ पर क्या आएगा, गोल्गी तंत्र लिखा है, इसे आप गोल्जी तंत्र कर देना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्रावी ग्रैन्यूल जैसे क्या होते हैं, विशेष अंग होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर, तो फिर से सुनिएगा, साइटोन के बारे में बात करें हम, साइटोन है या फिर कोशिका शरीर है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये फैक्ट्री ऑफ द न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का कारखाना जिसे हम कहते हैं, जिसमें कौन सी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें डेंड्रॉइड्स होते हैं। मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो डेंड्रॉइड्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, सिनेप्टिक टर्मिनल होते हैं, है ना, और उनके लिए क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे से, जो अभी जो हमने डॉट्स देखे थे। साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी छोटे छोटे से पाए जाते हैं। सेल बॉडी की बात चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होगा ही होगा। अब आते हैं एक्सॉन की तरफ। एक्सॉन को हम हिंदी में पहली बात तो अक्षतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षतंतु। एक्सॉन कौन सा वाला सेक्शन है, तो एक्सॉन आपका ये वाला सेक्शन है, लंबा सा ये कुछ होता है। एक्सोन, अक्षतंतु एक तंत्रिका कोशिका, ये न्यूरॉन का एक लंबा पतला प्रक्षेपण है। ये कैसा होता है, बहुत लंबा होता है, और लंबे के साथ साथ ये कैसा होता है, पतला होता है, जो आमतौर पर विद्युत आवेगों को न्यूरॉन के कोशिका शरीर से दूर संचालित करता है। ये तंत्रिका कोशिका का एक लंबा विस्तार वाला हिस्सा है। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है, जो मस्तिष्क की ओर विद्युत आवेगों का संचालन करता है ना, ये भी बेसिकली संदेश पहुंचाने का काम करता है एक तरह से। अक्षतंतु का कार्य विभिन्न न्यूरॉन्स तक सूचना पहुंचाना होता है। इसके अलावा माइलिनेटेड अक्षतंतु को, जो कि उसी का ही एक पार्ट होता है, तंत्रिका तंतु के रूप में भी जाना जाता है। अक्षतंतु का कार्य यानी एक्सोन का जो कार्य होता है, वो विभिन्न न्यूरॉन्स, मांसपेशियों यानी कि मसल्स, और ग्रंथियों यानी कि ग्लैंड्स तक सूचना को पहुंचाना होता है। आप इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ के घबराइएगा नहीं कि ये आवेश कहाँ से आ गया, विद्युत कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ भयानक सा नहीं है। आप डायरेक्ट ध्यान रखना कि एक्सोन का मेन काम क्या होता है, तो ये न्यूरॉन्स तक सूचना को पहुंचाने का काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको कहाँ पहुंचाएगा, दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का काम करता है।
इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका काम न्यूरॉन्स, मसल्स, आप न्यूरॉन्स में तो बोल ही सकते हैं, साथ ही साथ जो मसल्स होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो एक्सॉन करता है। एक्सॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये बीच वाला सेक्शन होता है जो कैसा होता है? बहुत लंबा होता है और पतला होता है ना। एक्सॉन कैसा होता है? तो ये बहुत लंबा होता है, ये पतला होता है। ये जो इंफॉर्मेशन है उसे दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का, या फिर मसल्स में पहुंचाने का, या फिर ग्लैंड्स में पहुंचाने की, मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसे यहां तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम साइनेप्स। साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है। ये तंत्रिका कोशिका और कुछ अन्य कोशिकाओं के बीच कार्यात्मक संबंध है। तो हमने अभी देखा था कि जो साइनेप्स होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि वो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करता है। यही इसका क्या होता है? काम होता है, ताकि जो संदेश है वो एक न्यूरॉन से कहां तक पहुंच सके? दूसरे न्यूरॉन। तभी तो बहुत तेजी से वर्क होगा ना। हमारे न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन के ऊपर तो हम डिपेंड नहीं है, न्यूरॉन्स तो बहुत सारे होते हैं। तो जब एक न्यूरॉन से संकेत दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, और ये तेजी से पूरे न्यूरॉन में सर्कुलेट होगा, तब जाके तो हमें रिएक्शन मिलेगा। रिएक्शन मिलेगा तब जाके तो हम सडन उस पर क्या करेंगे? प्रतिक्रिया देंगे। तो यही काम किसका होता है? साइनेप्स का। साइनेप्स एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करता है। सेल बॉडी की बात करते हैं, सोम के रूप में भी जाना जाता है, जिसको कोशिका शरीर न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है। कोशिका शरीर, ये सेल बॉडी न्यूरॉन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोशिका शरीर में आनुवांशिक जानकारी होती है। आनुवांशिक जानकारी को हम क्या बोलेंगे? तो ये हमारी जो आनुवांशिक यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है? सेल बॉडी में होती है। न्यूरॉन की संरचना को ये बनाए रखता है और गतिविधियों को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी कौन करती है? सेल बॉडी करती है। चलिए अब देखते हैं एक बार मेन डायग्राम। ये है वापस से आपका क्या? मेन डायग्राम। ये रहा आपका सोमा। सोमा को मैंने अलग से सोमा सेल बॉडी के अलावा मैंने साइटोन को भी अलग से पढ़ाया। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों इसका अंदर वाला ही सेक्शन होता है, बस थोड़ा सा वर्क में डिफरेंस होता है। बाकी ये इसका कहाँ का? डेंड्रॉइड्स, इस वाले सेक्शन से लेके यहाँ वाला जो बीच का सेक्शन होता है यहाँ पर वो पाया जाता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब हम, ये तो हो गया न्यूरॉन का काम। अब आते हैं ब्रेन की तरफ। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल भी चीजों को ना पार्ट पे डिवाइड करके, या मैं आज आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ, सीधे आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रेन के बारे में। आज हम बिल्कुल इसका बेसिक जानेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जितना भी रिटर्न होगा वो हम देखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहली चीज तो न्यूरॉन पढ़ना था, तो जिसकी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है ना, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में बता दिया। अब हम देखते हैं कि हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और क्या क्या पढ़ना होता है। हमें संकेत तो मिल गए, जो जो संकेत मिलना चाहिए, जो जो जानकारियां मिलनी चाहिए, जो जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें भूख लग रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? यदि मान लीजिए हमें प्यास लगी है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी अचानक से हाई हो जाता है, कभी अचानक से लो हो जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? या इसके अलावा कई बार हमें बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है ना, और हमारे बॉडी में ये बैलेंस कैसे बना होता है? कैसे मैं बिल्कुल सीधे खड़ी हूँ, कैसे आप बिल्कुल सीधे बैठ के पढ़ रहे हैं? तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड होती है? हमारे ब्रेन से। ब्रेन में बेसिकली ना दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। एक तो हमें ब्रेन का पार्ट पढ़ना है, और दूसरा हमें पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका बैक वाला सेक्शन होता है, पीछे का हिस्सा होता है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम आपके सामने, मैं आपको बता दूं कि ब्रेन के एक्चुअली में 3 सेक्शंस होते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और वो 3 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहले तो ऊपर वाला जो ये सेक्शन होता है जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, अग्र मस्तिष्क होता है। फिर बीच वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, जो कि मध्य मस्तिष्क होता है। और सबसे पीछे वाला जो ये सेक्शन होता है इसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं, जो कि पश्च मस्तिष्क होता है। बहुत ही ध्यान से सुनना, क्लास में ही एक बार ओरल सुनो, फिर उसके बाद पूरा रिटर्न देखना। नेक्स्ट क्लास तक आपको पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फिर से सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि ब्रेन के कितने सेक्शंस होते हैं? 3 सेक्शंस होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। चार्ट अभी बना के बताऊंगी, अभी केवल देखो। फोर ब्रेन की बात करूं ना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होती हैं वो बताने के पहले 3 सेक्शन आपके सामने। ये आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन बोले तो ये वाला पूरा सेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बोले तो बीच वाला ये सेक्शन होगा, और हिंड ब्रेन बोले तो आपका पीछे वाला ये पूरा सेक्शन होगा।
है ना। ये वाला पूरा सेक्शन ही आपका क्या कहलाता है, पश्च मस्तिष्क कहलाता है। अब आप इससे समझ लो, मैंने अभी हाथ से बताया था, अब आप इससे समझ लीजिए तो भी समझ में आ जाएगा। अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के भी कई सारे सेक्शंस होते हैं, तभी तो इतने सारे काम हम एक साथ कर पाते हैं। तो फोर ब्रेन में क्या होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है और सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम इसमें लिखा नहीं है, सेरिबेलम लिखा है। सेरिब्रम सेरिबेलम में जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखना। ये वाला ही आपका सेक्शन क्या होता है, सेरिब्रम होता है। यही वाला सेक्शन आपका क्या होता है, सेरिब्रम, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है। ओके, थैलेमस क्या होता है, अंदर ये वाले सेक्शन में बीच में थैलेमस होता है, यहीं पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। अच्छा, इसी में कुछ इस तरह से निकली हुई सी होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिससे हार्मोन्स निकलते हैं बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेंटर में ही क्या होता है, ये मिड ब्रेन का हिस्सा होता है। पर इसमें ना हमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पढ़ना होता है, जो कि कहाँ होता है, इस हिस्से में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद हिंड ब्रेन। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसमें होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं इसमें, तो एक तो होता है पोन्स, है ना। ये मिड ब्रेन जो है वो इसका सेक्शन है, बस ऐसे घबराना नहीं, एक्चुअली इसी में ही ना बहुत कुछ होता है। मैं आपको अभी अलग से बना के बताऊंगी मेन मेन लोकेशन की कौन सी चीज एग्जैक्टली कहाँ पाई जाती है। मिड ब्रेन का ही एक पार्ट यहाँ पर भी होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है। पर सुनो, हिंड ब्रेन में क्या होता है, पोन्स होता है, मेडुला ओब्लोगेंटा होता है और सबसे लास्ट में सेरिबेलम होता है। ये तीन चीजें जो हैं वो किस में पाई जाती हैं, हिंड ब्रेन में। फिर ये जो चोंच जैसा निकल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा हमें तो समझ में नहीं आ रहा, इसी में इतनी सारी चीजें आ गई, तो ये फोर ब्रेन कैसा हुआ, अग्र मस्तिष्क कैसा हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा हुआ। इसको हम बना के ही देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बना पाऊंगी, पर हाँ आपको समझाने लायक बना दूंगी, इतना तो मैं अपने आप को जानती हूँ, है ना। बस यहाँ से ये कैसा और निकाल देना, इसको ऐसे घुमा के छोड़ देना, ये वाला सेक्शन नीचे तक लेके जाना, ये वाला ऐसे लेके चले जाना। अब क्या करोगे आप, लास्ट वाला जो ये सेक्शन है, इसको यहां से ऐसे लेना और इसे घुमा देना, जो कि थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है। इसको ऐसा लेना और इसको ऐसे कर देना, जो बचा हुआ पार्ट था उसे इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो। क्लियर, सब आपस में अब जुड़ चुके हैं। अंदर वाले सेक्शन को ही देखेंगे हम, कुछ इस तरह से इसमें ये बनाना है हमको। और ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन में भी आपको यहाँ कुछ ऐसे न्यूरॉन्स बनाने होंगे, बहुत टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में, और आपको एग्जैक्टली बनाना भी नहीं है, समझने लायक बनाना है बस, जो आपको समझ में आ जाए, है ना। चलो और देखते हैं और क्या क्या होता है हमारे ब्रेन में। वो वाले डायग्राम को देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा, बट अब आप इसमें समझे। सबसे पहली चीज तो ये वाला जो सेक्शन है ना, इसी को हम कहते हैं सेरिब्रम। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सेरिब्रम होता है। हिंदी में भी क्या होता है, सेरिब्रम होता है। अंदर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, जो कि काफी बड़ा बन गया है, कोई इशू नहीं है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। ये वाला जो सेक्शन है इसे हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस, हिंदी वालों थैलेमस ही लिखना है इसको, हिंदी में भी क्या होगा, थैलेमस ही होगा। नेक्स्ट आते हैं फिर हाइपोथैलेमस, भी यहीं पर है ना, यहां पर क्या मिल जाएगा, और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस हो गया, है ना, हाइपोथैलेमस हो गया। और क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसके अलावा यहीं पर होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना,
शेमिना, मिड ब्रेन का ये सेक्शन है। यहां पर होता है पोन्स, यहीं पर हमें और क्या मिलेगा, पोन्स। इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होगा मेड्यूला ओब्लोगेंटा, मेडुला ओब्लोगेंटा, दैट्स इट। सबसे लास्ट में और एक चीज और मेंशन कर लीजिए, ये हमारा क्या है, सेरिबेलम। ये हमारा क्या है, तो इसे हम सेरिबेलम कहते हैं। तो सेरिबेलम भी हमने लिख लिया, नाम भी लिख देते हैं। अच्छा, तभी राइटिंग थोड़ी सी कैसी आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी, क्योंकि मार्कर वैसा था। चलिए कोई बात नहीं। तो ये डायग्राम है आपका ब्रेन का। आई होप आपको अब लोकेशन समझ में आ गई होगी। कभी जीवन में वो आपसे नहीं पूछेंगे कि बताओ थैलेमस कहाँ बना है, हाइपोथैलेमस कहाँ बना है। सीधे काम जानिएगा कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। ये है इसका मेन डायग्राम, जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सेरिब्रम फिर से सुनिए, आपका सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है। सबसे पहली चीज तो ब्रेन में लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर बोलेंगे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो फोर ब्रेन का ही होता है, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। साथ ही साथ फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, तो वो सेरिब्रम होता है। आप देख के ही समझ सकते हो कि इसमें अग्र मस्तिष्क जो है वो सबसे, सेरिब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है और पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा, साथ ही साथ सबसे विकसित पार्ट होता है। सो ये मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा होगा, तो वो भी क्या होगा, सेरिब्रम। यानी मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी क्या होता है, सेरिब्रम होता है। एक्चुअली ये डेवलप इसलिए है और विकसित इसलिए है, या ये लार्ज या बड़ा इसलिए है, क्योंकि ये कई सारी चीजों का ना सेंटर होता है, केंद्र होता है। अब सुनिएगा किन किन चीजों का ये सेंटर यानी केंद्र होता है। जैसे मैं जो आपको इतना पढ़ा रही हूँ, मैं किसी नोट्स को प्रेफर तो नहीं कर रही हूँ, मेरे सामने कुछ ऐसा ओपन भी नहीं है, या मैं कहूँ कि मेरे माइंड में इतनी चीजें याद कैसे हैं, या आप जो मुझसे पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में जो बैठ रहा है वो भी कैसे बैठ रहा है। तो ये सारी चीजों का कनेक्शन किससे होता है, ब्रेन से। और ब्रेन के किस पार्ट से होता है, सेरिब्रम से। सेरिब्रम क्या करता है, ये कई सारी सोचने वाली चीजें यानी थिंकिंग इसमें आ जाएंगी, मेमोरीज यानी स्मरण इसमें आ जाएंगी, कैलकुलेशन यानी गणना इससे रिलेटेड है, रीजनिंग यानी तार्किक योग्यता इसमें रिलेटेड है, ड्रीम्स भी इसी में आ जाएंगे। तो कोई ऐसी चीज जहां पे आपको बहुत बुद्धि लगानी पड़ रही हो, उन सब चीजों का केंद्र यानी सेंटर क्या कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है। उन सब चीजों का सेंटर यानी केंद्र क्या होता है, सेरिब्रम। चाहे वो सोचने से रिलेटेड हो, चाहे वो मेमोरी से रिलेटेड हो, चाहे किसी तरीके का कोई कैलकुलेशन हो। क्योंकि देखो जैसे मैं पढ़ा भी रही हूँ, है ना, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें एक बार में समझ में आ रहा होगा, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा सा ठहर ठहर के समझ में आ रहा होगा, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें घर जाके तो खैर घर पे तो पढ़ ही रहे हो, जिन्हें एक दो बार और रिवाइज करना होगा। ये होता है, कई स्टूडेंट्स को एक बार में समझ में नहीं आता और किसी को एक बार में समझ में आ जाता है और वो एक्स्ट्रा भी सोचने लगते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अच्छा ऐसा कुछ अगर होता है तो ऐसा है क्या कि मेरा दिमाग अलग है, या ऐसा व्यक्ति जिसका पेपर निकल जाता है उसका दिमाग अलग है, और ऐसा व्यक्ति जिसका पेपर नहीं निकलता है भगवान ने अलग से बैठा के वो दिमाग बनाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबका दिमाग सेम ही होता है, चाहे वो आपका हो, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो किसी टॉपर का ही दिमाग क्यों ना हो, सबका दिमाग सेम होता है। बस वो यूज करने के ऊपर होता है, वो यूज कर लेते हैं, मैं यूज कर लेती हूँ तो मुझे भी चीजें याद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यूज नहीं करना चाहते, इस वजह से चीजों से आप कैसे होते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। जो इसे याद कर लेते हैं उनके लिए तो वो भी इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ मैंने मेहनत की तभी तो मेरे माइंड में ये चीज है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि एक बार पढ़ के ही याद हो जाए, तो चाहे आप टेक्निकल कोई सब्जेक्ट पढ़ो या आप नॉन टेक्निकल का कोई सब्जेक्ट पढ़ो, आपको उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक बात बताइए, इतने अजीब अजीब से नाम एक बार में याद हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा, सेरिब्रम देखा, ये क्या है, तो ये मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन भी बोल सकते हैं, एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम।
नेक्स्ट है उसके बाद थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, तो ये कई सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अब जैसे ये किन चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे अननोन टच हो गया। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम नहीं जानते और वो व्यक्ति अगर हमें स्पर्श कर दें या वो टच करे तो थोड़ी देर तक एहसास होता है कि ये एक अननोन टच था। तो उसे कौन कंट्रोल करता है या उसका रिलेशन किससे होता है, थैलेमस से होता है। इसके अलावा जैसे वो ठंडे गर्म की मैंने आपसे बात बोली थी, देखो ठंडे गर्म का एहसास हमें न्यूरॉन के थ्रू होता है और न्यूरॉन उस पर तुरंत क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। पर साथ ही साथ जो वो ठंडे का एहसास, अगर हम ब्रेन के बोलेंगे कि किस पार्ट में उसकी प्रतिक्रिया हुई, फिर आंसर क्या होगा, थैलेमस। थैलेमस ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है कि हम बहुत गर्म अगर खा रहे हैं या बहुत गर्म छू लिया है या बहुत ठंडा हमने खा लिया है तो उसे भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थैलेमस करता है। नेक्स्ट है उसके बाद थैलेमस में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकल पेन होता है यानी जो शारीरिक चोट होती है उसे भी कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस करता है। नेक्स्ट है फिर हाइपोथैलेमस। तो हमें भूख का एहसास, प्यास का एहसास, लव वाली फीलिंग, हेट वाली फीलिंग, और कई बार हम बहुत उदास होते हैं यानी सैडनेस की अगर मैं बात करूं तो उसे भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। कई बार बहुत अच्छे मूड में रहते हैं और कई बार बिल्कुल ऐसा लगता है कि जीवन ही नीरस हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। तो वो वाला जो टाइम होता है या वो जो स्थिति होती है उसे भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, है ना। ऐसी सिचुएशन में फिर कई सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हाइपोथैलेमस कोशिश करता है कि वो सिचुएशन को क्या कर सके, हैंडल कर सके, उसे डील कर सके। तो भूख का एहसास किसने कराया, हाइपोथैलेमस। हाथ हमारा पेट पे जाता है जब भूख लगती है, लेकिन भूख लगी है ये संकेत कौन देता है, हाइपोथैलेमस। तो भूख का एहसास, प्यास का एहसास, लव वाली फीलिंग, हेट वाली फीलिंग, सैडनेस यानी उदासी। साथ ही साथ कभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ये कभी नॉर्मल हाई भी होगा, ये कभी लो हो जाता है, तो ये ज्यादा कम जो सीजन के अकॉर्डिंग होता है, एटमोसफियर के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि किसी रूम में एसी चल रही है, आप बाहर निकलोगे अचानक से गर्म मौसम है, फिर और रोड तक गए तो और गर्म मौसम है, धूप ही निकली हुई है, चिलचिलाती धूप है, तो हमारा एसी से बाहर जाना, फिर बाहर से बिल्कुल बाहर जाना, तो ये जो हमारे बॉडी में चेंजेस आएगा, कभी फिर ठंडा था शरीर फिर अचानक से गर्म हो गया, फिर घर जाके भी वो गर्म ही रहा, तो ये बस जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ है उसे भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा स्लीपिंग पैटर्न, सोने जगने के चक्र को भी कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सोने जगने के चक्र की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 6 आवर्स की जो नींद है वो सफिशिएंट होती है। बट क्या होता है कि आप रेगुलर 6 घंटे नहीं सो सकते हो क्योंकि फिर आपकी तबीयत भी खराब होने लगेगी। वैसे हम जिस एज में हमें कम से कम ही सोना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बट हाँ अगर मैं साइंस के अकॉर्डिंग देखूं तो 6 घंटे की नींद जो है वो सफिशिएंट होती है, इनफ होती है। बट फिर भी हमें कम से कम 7 से 8 घंटे सोना ही चाहिए। तो स्लीपिंग पैटर्न को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कभी हम बहुत जल्दी सो जाते हैं और कभी हम बहुत लेट सोते हैं। पहली चीज तो सोना टाइम पे चाहिए। अब आप कहोगे कि हमें तो रात में पढ़ने की आदत है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों की रात में पढ़ने की आदत होती है तो वो रात भर जग के पढ़ते हैं, और कुछ लोग को आदत होती है अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने की, तो ठीक है वो तो आपकी बॉडी, आप अपने अकॉर्डिंग करिए। मेरी भी आदत है कि मुझे रात में ही पढ़ना अच्छा लगता है। किसी ने बोला सुबह तुम्हें 4 बजे उठ के पढ़ना है, मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो क्योंकि वो क्षमता ही नहीं है, हमारी हैबिट ही नहीं है ऐसी। तो मिनिमम बस आप अपनी नींद को कंप्लीट करो 6 घंटे मिनिमम, और फिर भी कोशिश करिए कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद तो हो, तब जाके हम अपनी दूसरी चीजों पर फोकस कर पाते हैं। एक दिन 6 घंटे सोए, अगले दिन भी 6 घंटे सोए, तो तीसरे दिन आपको ना नींद की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या होता है ना, फिर दिन के टाइम नींद आने लगती है। और ऐसे कई लोग होते हैं जिनको दिन में सोना पड़ता है, लेकिन भाई हमारी वो उम्र है नहीं अभी कि हमें वो मम्मी पापा जैसे, पापा तो नहीं लेकिन जैसे मम्मी लोग सोते हैं ना दिन में कि 15 मिनट की नींद चाहिए, 20 मिनट की, आधा घंटे की, वो स्थिति अभी हमारी है नहीं। तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, अपने आप को उस स्थिति में मत ढालना कि मुझे दिन में भी सोना अच्छा लगता है तो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, या थोड़ी देर सो लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगता है। आप ऐसे ढालोगे, कल को गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, फिर वहां क्या करोगे, फिर प्रॉब्लम होगी हमको, है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि आप रात में ही अपनी नींद कंप्लीट कर लो, और अगर आपको नाइट स्टडी करना अच्छा लगता है तो भी कुछ गलत नहीं है, मॉर्निंग में उठ के करना अच्छा लगता है तो भी गलत नहीं है। बस हाँ थोड़ा सा ये जो स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका ब्रेन। और ब्रेन में कौन सा पार्ट कर रहा है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं उसके बाद फिर हम मिड ब्रेन की तरफ। देखो फोर ब्रेन हो गया, सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। मिड ब्रेन में आते हैं हम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दो चीजों को कंट्रोल करता है।
एक तो विजन पावर यानी दृश्य शक्ति, और एक हियरिंग पावर यानी कि श्रव्य शक्ति। हम कितना दूर तक देख सकते हैं, कितना देख सकते हैं, क्या हमारी क्षमता है, सबकी नहीं होती है ना, किसी किसी की आंखों में प्रॉब्लम भी होती है। कुछ लोग बहुत दूर का नहीं देख पाते, कुछ लोग बहुत पास का नहीं देख पाते। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया तो नाम आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये भी एक कारण होता है जिसके कारण इशू होता है। तो इसके अलावा सुनने की शक्ति, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सबको बहुत लाउड सुनना नहीं अच्छा लगता है, और किसी किसी को बहुत स्लो ही रहना अच्छा लगता है, मतलब बहुत लाउड नहीं सुनना पसंद है, और कुछ लोग बहुत लाउड सुनना पसंद करते हैं। तो विजन पावर और हियरिंग पावर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना। सेरिबेलम पे आते हैं। सेरिबेलम की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे ब्रेन का कुछ ये वाला हिस्सा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने बिल्कुल सिस्टमैटिक खड़ी हूँ, ऐसे झूल तो नहीं रही हूँ, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि मैं नशे में हूँ, है ना, या मैंने ड्रिंक किया है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि मेरी बॉडी कैसे अभी स्टेबल है, मेरी बॉडी में बैलेंस बना है। किसके कारण बना है? तो वो सेरिबेलम के कारण बना है। मैं सीधे भी चल सकती हूँ, मैं अभी गाना भी प्रॉपर गा के सुना सकती हूँ, इसके साथ साथ मैं बोल भी प्रॉपर ही रही हूँ, है ना, जबान मेरी लड़खड़ा नहीं रही है, मैं ड्राइविंग भी कर सकती हूँ। वो सारी चीजें जहां पर बॉडी में बैलेंस के साथ हम कर रहे हो, तो वो किसके कारण होती है? सेरिबेलम के कारण। बट अल्कोहल पीने के बाद ना ये डीएक्टिवेट हो जाता है। अल्कोहल पीने के बाद ये कैसा हो जाता है? डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर उस पे इसका कंट्रोल नहीं होता है। फिर कोई हमसे नहीं बोल सकता है कि सीधे चलो, है ना। अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं होता है, अल्कोहल पीने के बाद जरूरी थोड़ी ना कि बॉडी डीएक्टिवेट हो जाए, हम तो सीधे चल लेते हैं। तो भाई वो आपकी क्षमता है, फिर वो आपकी क्षमता है, आप उस चीज में कैसे आपने अपने आप को ढाला है। बट हाँ, ये एक्चुअली में होता है कि जो अल्कोहल होता है, अगर उसका सेवन आप अधिक मात्रा में करते हैं तो बॉडी डिसबैलेंस होती है, हम सीधा नहीं चल पाते हैं, हम प्रॉपर बोल नहीं पाते, जबान लड़खड़ाती है, तो कुछ इस तरीके की चीजें होती है। तो बॉडी में बैलेंस कौन बना रहा है? सेरिबेलम बना रहा है। पोन्स क्या कर रहा है? तो जो रेस्पिरेशन होता है ये उसे कंट्रोल करता है। हमारे जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, यानी जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उसे भी कंट्रोल कौन करता है? तो उसे भी कंट्रोल पोन से ही करता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? हिक्कप यानी हिचकी को कंट्रोल करता है, हमें जो अचानक से हिचकी आती है उसे कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेंटा करता है। हेडेक हमारा जो होता है, माइग्रेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल हेडेक की बात कर रही हूँ, क्योंकि माइग्रेन की अगर मैं बात करूंगी तो वो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए केवल हेडेक को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेंटा। एक्चुअली माइग्रेन में जो सरदर्द होता है और नॉर्मल हेडेक में जो सरदर्द होता है, नॉर्मल हेडेक तो आप थोड़ी देर सोकर भी कंट्रोल कर सकते हो तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन माइग्रेन में ऐसा नहीं होता है, आपको उसकी टैबलेट ही लेनी पड़ती है। और अगर आप नहीं लेते हैं तो वो वॉमिट में कन्वर्ट होना, बीपी लो होना, सर ऐसा लगना कि बिल्कुल फट जाएगा, फिर आंखों से धुंधला दिखाई देना, बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती है जिसमें उस व्यक्ति की, उस पेशेंट की कंडीशन काफी बिगड़ने लगती है। तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, मैं नॉर्मल हेडेक की बात कर रही हूँ। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेंटा। मैं आपको 3 तरीके से ये चीज पढ़ाना चाह रही थी और मैं पढ़ाऊंगी भी। पहला तो मैंने आपको डायग्राम से इसे पूरा एक्सप्लेन किया है। अब मैं सेकेंडली आपको ना यहाँ पर एक चार्ट बना के बताती हूँ, चार्ट के थ्रू हम समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। ये था आपका मेन डायग्राम। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी, दैट्स व्हाई मैंने इसको मेनली जिन जिन चीजों का हमें काम था वो मैंने आपको बना के बताया। इसी वाले सेक्शन में यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है ना, जो कि मटर के दाने के आकार की होती है। चलो नेक्स्ट आते हैं, हम फॉर्मेट बनाते हैं एक ब्रेन का। मैं ब्रेन का ही फॉर्मेट बना रही हूं अभी, ओके। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो चलिए, मस्तिष्क की अगर मैं बात करूं तो इसके कितने पार्ट होते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तो इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आते हैं मस्तिष्क में ही, एक होता है फोर ब्रेन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और एक होता है हिंड ब्रेन, जिसे हम
पश्च मस्तिष्क कहते हैं। आज की क्लास में जो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा रिटर्न में एक्सप्लेन कर दूंगी। समय बच जाएगा, पूरा पीडीएफ में लेकर आ जाऊंगी। आज ओरली एक्सप्लेन कर दिया है, फिर ना हम उसमें क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। कल हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो वो भी आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फोर ब्रेन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। तो एक तो हमें पढ़ना होता है इसमें सेरिब्रम को। किसे पढ़ते हैं हम? सेरिब्रम को। एक हम इसी में पढ़ते हैं थैलेमस, और हम क्या पढ़ते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आते हैं मिड ब्रेन की। अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें पढ़ना होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को। इसमें हम एक ही चीज पढ़ते हैं और वो है कॉर्पोरा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना को हमें इसमें पढ़ना होगा। लास्ट में आते हैं हम, सबसे लास्ट में क्या पढ़ना है हमको? तो बिल्कुल एंड में फिर अगेन तीन चीजें आ जाएंगी। एक तो आपका होगा सेरिबेलम, एक सेरिबेलम है, एक है पोन्स, और एक आपका होगा मेडुला ओब्लोगेंटा। क्या होगा? मेडुला ओब्लोगेंटा। दैट्स इट। ये एक स्ट्रक्चर जिसको हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना होगा, और मैंने इसको ओरली एक्सप्लेन कर दिया है। रिटन में हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जानेंगे। ये था आपका डायग्राम। क्या क्या पढ़ाया मैंने आज की क्लास में, फिर से एक बार देख लीजिए। मैंने आपको सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बताया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो ये हमारी इंद्रियों पर डिपेंड होता है। जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं? वो तो ये 5 होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे शरीर में जो अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स सेक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। और वो टोटली किससे रिलेटेड होती है? हमारे तंत्रिका तंत्र से। हमारे तंत्रिका तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूरॉन, क्योंकि पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर किसकी हेल्प से बना है? न्यूरॉन के हेल्प से बना है। न्यूरॉन कई सारी संख्या में हमारे ब्रेन में होते हैं। जब हमारा जन्म हो जाता है तभी से ये हमारे ब्रेन में होते हैं, बस ये धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं, इनका विकास होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये भी विकसित होते जाते हैं, और इन्हीं के कारण हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, अलग अलग तरीके से वर्क करती है। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है किसका? न्यूरॉन का। ये न्यूरॉन के कुछ पार्ट्स हैं जो मुझे आपको बताने थे, जो मैंने आपको ओरली बताए थे। फिर रिटर्न में ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर मैंने आपको मेन उसका डायग्राम बताया था। देन मैंने आपको ब्रेन का डायग्राम बताया था, कुछ ऐसा दिखता है। फिर हमने इसे बना के देखा कि हम इतना डिफिकल्ट डायग्राम बनाएंगे कैसे, तो इजी वे में जैसे पॉसिबल हो सकता था वो मैंने यहाँ बनाया है। इसे कुछ पार्ट में भी मैंने डिवाइड करके आपको बताया कि कैसे ये डिवाइड होगा, और ये स्टार्टिंग में 3 पार्ट में डिवाइड किया था। दैट्स इट। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ले लीजिए। यदि आप एसएससी जेई 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेट एजेई एग्जाम 2000 ईयर नहीं लिखा है, अगर आप इसके अलावा स्टेट एजेई एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी आप हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अलग से मैं आपको बता दूं, आप नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में अगर आप सिंगल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप एप्टीट्यूड अलग से पढ़ना चाहते हैं, आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, और इसके अलावा साइंस हो गया, हिंदी हो गया, जो भी सब्जेक्ट्स हैं नॉन टेक्निकल के, तो अगर आप वो सिंगल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इसे भी परचेस कर सकते हो। आप अपने एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी यहाँ से परचेस कर सकते हैं। टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस भी कराती हूँ, बट पूरा मिक्स टेस्ट देने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की क्लास में आपको ये रहता है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा। आपको अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, और आने वाली जो भी क्लासेस है वहां पे भी उनकी जो पीडीएफ होंगी वो भी कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़कर आइएगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।